जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मैं राहुल यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कला विषय से संबंधित पूर्व मध्यकालीन चित्रकला पे चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत पाल शैली, जैन शैली, पश्चिमी शैली, दक्षिणी शैली आदि शैलियों पर हमने मित्रों विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्व मध्यकालीन जो चित्रकला है, जिसमें हमने पाल शैली, जैन शैली और पश्चिमी दक्षिणी शैली तक पढ़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, कम से कम 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये बात आप टोंगम गठियाला। आज उसी कड़ी में दोस्तों हम अगला बिंदु लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। क्रमवार ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी कला की कक्षाएं जो आपके लिए बड़ा धमाका के रूप में निःशुल्क चल रही हैं, ये कक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपके यूट्यूब पर आप कहीं नहीं पाएंगे कोई पूरा सिलेबस निःशुल्क पढ़ाया हो। हमने और हमारी टीम ने दोस्तों पूरा प्रयास किया है कि यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय जो है यह यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क और क्रमवार पूरा पाठ्यक्रम पूरे सिलेबस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाए और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से देखते हुए ये जो मैटर है आपके लिए इतना सफिशियंट है, इतना पर्याप्त होगा, जितना पढ़ाया जाएगा, जितना बताया जाएगा, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल का टोटल आपके इन्हीं सारी क्लासों में से मिल जाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा और ये आप थोड़ा सा सहयोग आपका भी चाहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बढ़िया से देखिए, एक बार दो बार देखिए बढ़िया से, ताकि बातें सारी समझ में आ जाए। दोस्तों, टाइम ना खर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज आ गए हैं मुगल कालीन चित्रकला। किस कला पे? मुगल कालीन चित्रकला। आज का हमारा बिंदु है मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला में सबसे पहले हम देख लें, अगर बात करें मुगल कालीन चित्रकला की, तो मुगल कालीन चित्रकला आपके विषय में, आपके टीजीटी कला के सिलेबस में बहुत विस्तार से दिया हुआ है और यहाँ से भी अच्छे खासे थोक के भाव में क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से? आपके मुगल कालीन चित्रकला से। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, अंत तक क्लास में बने रहिएगा और इस चर्चा परिचर्चा का आनंद खूब बेहतरीन तरीके से लेते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, चूंकि 15 अगस्त तक अध्यक्ष ने बोला है, अध्यक्ष जी का बयान है कि 15 अगस्त तक हम कैलेंडर जारी कर देंगे। अगर वाकई में 15 अगस्त तक कैलेंडर जारी हो जाता है तो उसमें आपको डेट देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत ही जल्द एग्जाम होगा आपका। आइए मुगल कालीन चित्रकला की बात करते हैं। मुगल कालीन चित्रकला में हमारा आज का पहला बिंदु है, देखिएगा, मुगल कालीन चित्रकला। कौन सी कला? मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला के बारे में हम मुगल काल को दो भागों में बांट देंगे। एक जो स्थापना करता है मुगल काल की, बाबर, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, यानी 1707 तक हम एक अलग चरण में पढ़ेंगे, और 1707 से लेकर 1847 तक, 57 तक हम एक अलग चरण में देखेंगे। तो आइए उसी क्रम में हम देखते हैं। चूंकि ये जो मुगल कालीन चित्रकला है, मुगल कालीन चित्रकला में आप देखेंगे कि इसका समय का अगर बात किया जाए 1550 से, कब से? 1550 से 1500 1857 ईस्वी तक माना गया है। कब से? 1550 से 1857 ईस्वी तक माना गया है रीता प्रताप के अनुसार। लेकिन इसके पहले ही बाबर भारत में आता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। अभी आप देखिएगा, आगे मिलेगा। तो थोड़ा सा ये हम इसको साफ कर लेते हैं जी। चलिए, अब देखिएगा, ये जो मुगल कालीन चित्रकला है, इसको 1550 से 1857 ईस्वी तक हमें इसके अंतर्गत मुगल कालीन चित्रकला के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और मैं विश्वास दिला देता हूं मित्रों, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब यहाँ से आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आ जाएंगे। आप देखिएगा, जो मुगल कालीन चित्रकला है, यह मुगल कालीन चित्रकला, इसे मुगल कालीन चित्रकला बाद में कहा गया। पहले, इसके पहले एक ईरानी चित्रकला थी। एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि ये जो मुगल
चित्रकला है, मुगल शैली है, यह किससे जन्म लेती है? ईरानी शैली से। यानी ईरानी शैली का ही दूसरा रूप क्या है? मुगल शैली या मुगल चित्रकला। तो इसके मुगल काल के मुगल चित्रकला को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसलिए ईरानी का देखेंगे, ईरानी शैली को। तो देखेंगे कि ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म जो है, ये जो ईरानी शैली की मैं बात कर रहा हूँ, इस कला का जन्म जो है समरकंद और हेरात में होता है। कब? समरकंद और हेरात में होता है। कब? 15वीं शताब्दी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में, यानी जो 15वीं सदी है, इसी में तैमूर वंश के संरक्षण में, किसके संरक्षण में ईरानी कला पनपी? तैमूर वंश के संरक्षण में ईरानी कला अपने चरम को प्राप्त करती है। यानी बहुत अपने उच्च कोट की चित्रकला का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये तो अगर कह लीजिए तैमूर वंश जो है यह तो विध्वंसकारी था, बहुत ही भ्रामक था, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और बर्बरता का द्योतक था, बहुत ही क्रूर जिसे कहा जा सकता है। परंतु इस वंश के लेकिन जो है इस वंश में यानी तैमूर वंश में इसके समान अन्य कोई वंश इतना सभ्य और सुसंस्कृत नहीं हुआ था, यह भी एक बात थी। एक तरफ तो यह बहुत आक्रामक, बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर या जिसे बर्बरता या विध्वंसकारी की संज्ञा दी गई है, एक तो इसमें ऐसी प्रवृत्ति थी। इसके साथ साथ यह सबसे सुसज्जित, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे सुसभ्य था, सुसंस्कृति को मानने वाला यह तैमूर वंश था। तो जिसने जिसने सभ्य और कला प्रिय शासकों को, सभ्य और कला प्रिय शासकों जन्म दिया। यानी तैमूर वंश क्या करता है कि अपने वंश में शिक्षित, सभ्य एवं कला का प्रेमी ऐसी जिज्ञासा पैदा करता है कि यह वंश क्या जन्म देता है कि तमाम प्रकार के ऐसे जो राजा हुए जो कला प्रेमी थे। इस वंश के शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। यानी जो ईरानी शैली है, ईरानी शैली के शासकों ने इसको क्या किया? बहुत ही प्रोत्साहन दिया। चलिए थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको और आप बने रहिएगा, देखिएगा। अगर हम बात कर लें अन्य कोई वंश, ये तो हम देख चुके हैं। इस वंश के शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया, ये तो बात हो गई। तैमूर का पुत्र एक था, जो तैमूर था, उस तैमूर का एक पुत्र था, जिस पुत्र का क्या नाम था? शाहरुख था। जिस पुत्र का क्या नाम था? शाहरुख था। यानी तैमूर के बेटवा का नाम शाहरुख था और शाहरुख स्वयं एक कवि था। उसकी एक विशेषता यह भी है कि जो तैमूर का बेटा शाहरुख था वह स्वयं में एक कवि था। आप समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि कितने सभ्य और शिक्षित थे। तो यह शाहरुख क्या था? कवि था। और उसने अपने दरबार के कवियों और चित्रकारों को आश्रय दिया। अपने दरबार में शाहरुख, जिसके पिता का नाम तैमूर है, शाहरुख क्या किया? क्योंकि यह भी कला प्रेमी था और पढ़ा लिखा था, स्वयं में एक कवि भी था। यह अपने दरबार में क्या करता है? तमाम प्रकार के चित्रकारों को शरण देता है, आश्रय देता है, आश्रय देने का काम करता है, जो कि दरबारी चित्रकार और आश्रय दिया, जिसमें बिहजार बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। इसको आप टोंगम गठियाला, एक क्या करा? टोंगम गठियाला। ये जो बिहजाद है ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहीं से हिट हो जाता है। इसी के दरबार में, यानी ये जो तैमूर का पुत्र शाहरुख था, इसी के दरबार में कौन था? बिहजाद था, जो सबसे उत्तम कलाकार हुआ। यानी बिहजाद से बढ़िया उस समय कोई कलाकार था ही नहीं। किसके दरबार में था यह दरबारी चित्रकार? शाहरुख, जिसके पिता का नाम क्या था? तैमूर, जो कि ईरान वंश का, चलिए ईरानी शैली का था। चलिए सबसे उत्तम कलाकार हुआ। जो पहले तो सुल्तान हुसैन बेगरा, नाम याद रखिएगा, ये जो बिहजाद है यह पहले सुल्तान हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार था। शाहरुख के दरबार में आने से पहले बिहजाद जो है सुल्तान हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार रहा, यानी था। और फिर उसकी मृत्यु के बाद, यानी इसकी सुल्तान हुसैन बेगरा की मृत्यु के बाद वह सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य करता रहा। यानी अपने कार्य को बंद नहीं किया। जिस दरबार में वह, जिसके आश्रय पर वह था,
सुल्तान हुसैन बेगरा। इसकी मृत्यु के बाद वह इसकी मृत्यु के बाद वह क्या करता है, उसके संरक्षण में कार्य करता है। और फिर उसकी मृत्यु के पश्चात वह सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य करता रहा। बिहजाद स्कूल की स्थापना के पश्चात, बिहजाद नाम का जो स्कूल होता है उसकी स्थापना के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने ईरानी शैली को और अधिक उन्नत किया और अधिक बेहतर किया। यानी इसके उत्तराधिकारियों ने ईरानी शैली को वहीं ज्यों का त्यों नहीं छोड़ दिया, जहाँ जो वो पिछली पीढ़ी जहाँ तक लेकर आई थी, उसके उत्तराधिकारी ने उसमें रुचि दिखाई, जिज्ञासा दिखाई और उसको और उन्नत किया और बेहतर बनाया। यही कहा जा रहा है, और उन्नत किया। यही नहीं, बात इतनी सी नहीं है कि फारस में आप देखेंगे, फारस के अन्य शासकों ने भी, यानी फारस के जो और अन्य दूसरे शासक थे, वह भी क्या थे, चित्रकला एवं चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। अन्य लोग भी, अन्य शासक भी चित्रकार का जो चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करने का काम करते थे। और 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी ईरानी शैली के रूप में यह विकसित हुई। बाद में यही ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ जो है भारतवर्ष में आ जाती है। यानी बाद में बाबर के साथ यही ईरानी शैली क्या होती है, भारतवर्ष में आ जाती है, हमारे भारत देश में आ जाती है। उस समय भारत अखंड भारत हुआ करता था, बहुत लंबा चौड़ा, बांग्लादेश हो चाहे तो पाकिस्तान हो, सब एक में रहा तब। चलिए हम उस ईरानी शैली के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे आपके सामने, और देखेंगे कि यह ईरानी शैली के अंतर्गत और हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु को देखना है। दोस्तों, यह जो ईरानी शैली थी, यह मुस्लिम धर्म की शुरुआत के साथ ही ईरान में जो कला शैली पनपी व प्रचलित हुई, वह प्राचीन भारतीय चित्रकला की आधारशिला थी। वह क्या थी, भारतीय प्राचीन चित्रकला का एक आधार था, यानी आधारशिला थी। उसमें क्या था, उसकी गहरी छाप जो है निहित थी। यानी इसकी एक विशेषता आप कह सकते हैं, उसकी एक गहरी छाप हमें आज भी दिखाई देती है। इस्लाम में मानव या जीवधारियों को चित्रित करना जो है धर्म के विरुद्ध बताया जाता है, जिसका चर्चा हम आगे देखेंगे कि औरंगजेब जो है बहुत ही क्रूर शासक हुआ मुगल वंश का, जो कि बहुत ही भयानक शासक हुआ। वह भी कहता था कि जो है भगवान यानी अल्लाह के खिलाफ है किसी सजीव का चित्रण करना। तो इस्लाम धर्म में मानव या किसी भी जीवधारियों का चित्रकारी करना या उसका चित्र बनाना, यह अवैध रूप से अवैध घोषित था, यानी निषिद्ध था। और यही कारण था कि चित्रकला में सूक्ष्म अलंकारिक आलेखनों और ज्यामितीय रूपकारों का अत्यधिक विकास होकर उसका जो है एक अलग सा रूप निखर कर सबके सामने आया। प्रारंभ में आप देखेंगे कि जो इस्लामी चित्रकार वह आकृति चित्रण एवं जीवधारी चित्रण की ओर क्या थे, पूरी तरह से उदासीन रहे, उस पर ध्यान नहीं दिया। किंतु आप देखेंगे कि शीघ्र ही उनकी धार्मिक कट्टरता जो है वह शिथिल पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। उसके अंतर्गत जो धार्मिक कट्टरता थी वह क्या हो जाती है, पूर्णतः शिथिल पड़ जाती है, यानी एक प्रकार से कह दिया जाए कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। और वह जो है बंधन टूटते ही, यानी कट्टरता का जो बंधन था उनके अंदर, वह टूटते ही पशु पक्षियों तथा मानव आकृतियों और फूल पत्तियों के अंकन के रूप में चित्रकारी करने लगे, जो कि आगे चलकर बहुत ही क्या हुआ, लोकप्रिय साबित हुआ, बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। आगे हम देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे देखिएगा कि यह जो तैमूर था, एक सेकंड, चलिए, जो तैमूर था, तैमूर का पुत्र जो शाहरुख था, जिसके दरबार में बिहजाद नामक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार रहता था। शाहरुख महान जो था वह बहुत ही कला प्रेमी था। भाई कला प्रेमी था, इसीलिए तो उसने अलग अलग विद्वानों यानी चित्रकारों को अपने दरबार में शरण दिया। कला प्रेमी था तो इसीलिए उसने हेरात नगर को अपनी राजधानी बनाया। किसने, इस शाहरुख ने। इसने हेरात नगर को अपनी राजधानी बनाया और हेरात में एक कला केंद्र स्थापित कर दिया,
और उसके कला केंद्र के स्थापित करने के कारण यह जो है शैली पूर्णतः क्या हुई, पूर्णतः अच्छे तरीके से विकसित हुई या फली फूली। आप देखेंगे कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 15वीं शताब्दी के अंत में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हेरात जो था, हेरात शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो बिहजाद हुआ, उसने अपने शिष्यों के साथ, यही बिहजाद अपने शिष्यों के साथ मिलकर समस्त समस्त देशी विदेशी तत्वों का समन्वय किया। यानी एक प्रकार से जो वह ईरानी शैली थी, जो वहाँ की विशेषता थी, कुछ भारत का यह क्या करता है, सम्मिश्रण बनाकर एक नया आकार देता है, नया रूप देता है। वही बात की जा रही है। भारत में अकबर के पहले अगर बात की जाए तो भारत में अकबर के पहले जितना भी मुसलमान शासक हुए, भारत में अकबर से पहले जितने भी मुसलमान शासक हुए, उनमें से प्राय जो है सभी दरबारी चित्रकारों ने ईरानी शैली में चित्रण का कार्य किया। यानी कहा जा रहा है कि अकबर के पहले जितने भी दरबारी चित्रकार थे मुगल काल में, उन्होंने ईरानी शैली में ही चित्रण का कार्य किया। बाबर तथा हुमायूं के काल में इस शैली में भारत की स्थानीय शैली का लक्षण यानी पुट दिखाई देने लगता है। आप देख सकते हैं मुगल कालीन चित्रकला को हमने बताया कि इसको दो चरणों में विभक्त किया गया है आपकी अध्ययन की सुविधा के अनुसार। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कक्षा में बने रहिएगा लगातार। आपके लिए मैं हमारी टीम जो है निःशुल्क आपके लिए पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको कहीं अलग से और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं वादा कर सकता हूं आपसे। मुगल कालीन चित्रकला जो है उसकी अगर हम बात कर लें तो मुगल कालीन चित्रकला जो है भारत में आप देखेंगे, अपने देश भारतवर्ष में, प्यारे से भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। आपसे क्वेश्चन जीके के रूप में पूछ लेता है कि मुगल वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो मुगल वंश के संस्थापक का नाम यही क्या है, बाबर है। यही बाबर ने 1526 ईस्वी में, कब, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। और 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक 1857 ईस्वी तक भारत पर मुगलों का शासन रहा। यानी बाबर 1526 ईस्वी में भारतवर्ष में मुगल वंश की नींव डालता है और 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक जो है मुगलों का शासन रहा भारतवर्ष में, जिसे स्पष्ट रूप से दो चरणों में हम विभक्त कर देते हैं। आइए देखते हैं, एक तो हम देखेंगे मुगल काल और दूसरा देखेंगे उत्तर मुगल काल। मुगल काल में हम देखेंगे 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक। और दूसरे चरण में हम देखेंगे उत्तर मुगल काल में 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक, यानी 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक। तो हमारा पहला बिंदु है जो मुगल काल। मुगल काल में आप देखेंगे कि यह जो काल था, इसमें कुल 6 मुगल बादशाहों ने भारत पर शासन किया। मुगल काल में कुल 6 बादशाहों ने, 6 राजा ने क्या किया, शासन किया। सबसे पहले बाबर करता है, फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं आकर यहाँ पर शासन करता है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर राजपाट संभालता है। अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद उसका पुत्र औरंगजेब। ये हमने मुगल काल की बात कर ली। यानी बाबर आता है, फिर उसका पुत्र हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर मुगल काल की। उत्तर मुगल काल में आप देखेंगे, उत्तर मुगल काल में तो आपका सबसे पहले मुअज्जम मिल जाता, जो कि 1707 से 1712 तक, कम ही वर्षों तक। चूंकि औरंगजेब के बाद जो राजा हुए, शासक हुए मुगल वंश के, वह कहीं ना कहीं योग्य नहीं थे, उनके अंतर्गत वह योग्यता नहीं थी जो कि इनके पूर्वजों में थी। यही सब कारण भी थे इसके पतन होने का। मुअज्जम था, जहांदार शाह था, फर्रुखसियर था, मोहम्मद शाह रंगीला था, रोशन अख्तर जिसे कहा जाता है,
और शाह आलम द्वितीय था, अकबर द्वितीय था और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। यानी मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो गया और मुगल वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा और इसका आनंद लेते रहिएगा कक्षा का, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा किया जा रहा है। कला दोस्तों बात कर लिया जाए तो यह कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 80% हमारे विद्यार्थी जो हैं कला विषय से टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी या पीजीटी में। 80 क्या 90% विद्यार्थी को तो पूरी तरह सूझबूझ के साथ उनमें मेच्योरिटी परिपक्वता पूर्ण रूप से वे एक शिक्षक बने नहीं है, लेकिन शिक्षक हो गए हैं। उनको एक सरकारी मान्यता नहीं मिली है, इस परीक्षा के बाद वह भी मिल जाएगी। लेकिन कुछ नादान भाई बहन हमारे हैं जो अभी अवॉइड कर रहे हैं कि अभी डेट नहीं आई है, क्या पढ़े क्या नहीं। एकाएक डेट आएगी, कह देगा कि 1 महीने बाद, अभी कैलेंडर आ जाएगा उसमें दे देगा कि 1 या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्जाम होगा। 2-3 महीने में आप क्या पढ़ पाओगे? बहुत ज़्यादा सीट भी नहीं, हालांकि उसमें कोई मतलब नहीं है सीट से कम या ज़्यादा होने से, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं बाबर की। बाबर जो है, बाबर जो था, बाबर स्वयं, सॉरी थोड़ा सा मैटर छूट रहा है, मैटर थोड़ा सा छूट रहा है, उसको हम अभी आगे डिस्क्राइब कर देते हैं। चलिए देखिएगा कि बाबर की स्वयं लिखित, बाबर चूंकि अपनी आत्मकथा लिखा था तुजुक ए बाबरी नाम से, जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है। अकबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा एक लिखा था, लेख अपनी आत्मकथा बाबर तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखने का काम किया था। वह जो है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में भी चित्रण यानी चित्रकला से संबंधित कई संदर्भों में चर्चा किया है। यानी बाबर तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में भी चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर क्या किया है? चर्चा किया है। बाबर प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद का उल्लेख करते हुए, वही बिहजाद पूर्व का राफेल जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल। बिहजाद का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बिहजाद सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। बाबर लिखता है कि जो बिहजाद था वह कैसा चित्रकार था? वह सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, जो कि पूर्व के राफेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको पूर्व का राफेल कहा गया। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है, तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? आपके बिहजाद को। बिहजाद को पूर्व के राफेल के रूप में प्रसिद्धि मिली, लेकिन वह दाढ़ी रहित युवा चेहरा सही ढंग से नहीं बना पाता था। थोड़ी सी उसमें यही कमी थी कि जो दाढ़ी रहित युवा का चेहरा अगर बनाना हो तो वह सही रूप से नहीं बना पाता था। शाह मुजफ्फर नामक जो चित्रकार था, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार के संदर्भ में बाबर लिखता है कि शाह मुजफ्फर जो था, शाह मुजफ्फर चित्रों में सादृश्य यानी समानता बहुत सुंदर से लाता था। बाबर लिख रहा है कि जो शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार था उसके बारे में बाबर लिख रहा है और बता रहा है कि शाह मुजफ्फर जो था वह चित्रों में सादृश्यता लाने में माहिर था। बस यही बात है। और समरकंद के मस्जिद के बारे में भी बाबर ने लिखा है और यह बताया है कि वह चीनी तस्वीरों से पूर्णतः चीनी तस्वीरों से सजी हुई थी। ऐसा किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए तुजुक ए बाबरी में प्राप्त सबसे उत्कृष्ट चित्र है। यानी इन चित्रों में सबसे उत्कृष्ट चित्र बगीचे में दावत उड़ाते हुए, बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए और तुजुक ए बाबरी में जो प्राप्त सबसे उत्कृष्ट चित्र है, यही सबसे उत्कृष्ट माने गए हैं। बाबर अपने साथ जो है फिरदौसी, जो शाहनामा का रचना किया था, शाहनामा का रचयिता कौन था? फिरदौसी को माना जाता है, फिरदौसी ही था। बाबर उसको भी अपने साथ जो है
बाबर अपने साथ फिरदौसी रचित जो शाहनामा थी, शाहनामा की एक प्रति भी अपने साथ लेकर भारत आया था। बाबर जो था फिरदौसी के द्वारा रचित शाहनामा की एक प्रति जो है वह लेकर भारत अपने साथ ही आया था। जो है इसमें ईरान के शासकों का विवरण हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हम बात कर लेते हैं अब बाबर की। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थोड़ी सी समरी, हमने थोड़ा सा सारांश पाठ्यक्रम को समझने के लिए हमने थोड़ा सा चर्चा किया। हमारा मूल बिंदु शुरू होता है, उसमें बस इतना ही जानना था कि ईरानी शैली कहाँ थी, हेरात में थी, कहाँ थी। शाहरुख के बारे में जानना था, उसके पिता तैमूर के बारे में। शाहरुख का चित्र दरबारी चित्रकार था बिहजाद, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। बस इतना उसमें इम्पोर्टेंट था, इसलिए उस पर हमने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं बाबर की, किसकी, जो कि भारतवर्ष में मुगल वंश की स्थापना करता है, यानी 1526 से 1530 ईस्वी तक बहुत कम काल रहा है भारत में। यह आप देखेंगे कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वह बाबर था। और बाबर चित्रकला में क्या रखता था, रुचि रखता था। बाबर चित्रकला या कला प्रेमी था, लेकिन जो है उसे भारत में कलाओं के विकसित करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वह लगातार युद्ध में ही व्यस्त रहा, जिसके कारण वह भारत में कला को विकसित नहीं कर पाया। लेकिन वह क्या था, कला प्रेमी तो जरूर था। तो मुगल चित्रकला का जो मूल या जन्म स्थान, या माफ करिएगा, बात हो रही है कि मुगल कला का अगर जन्म या मूल स्थान की बात कर ली जाए तो उसका आदि स्रोत हेरात और समरकंद यानी मध्य एशिया माना जाता है। उसका मूल केंद्र मुगल शैली का कौन सा माना जाता है, मूल या जन्म स्थान आपका हेरात या समरकंद, जिसे मध्य एशिया भी कहा जा सकता है, वही माना जाता है। मुगल चित्रकला जो कि मूलतः ईरानी यानी फारसी कला थी। मुगल चित्रकला कैसी थी, पूर्णतः ईरानी शैली में थी। 15वीं सदी ईस्वी में तैमूर वंश के संरक्षण में यह अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है। कौन सी कला, ईरानी कला। तैमूर का पुत्र जो शाहरुख था वह महान कला प्रेमी था, हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। उसने हेरात नगर को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर कलात्मक गतिविधियों को केंद्र बना दिया। राजधानी बनाने के साथ साथ कलात्मक गतिविधियों का भी केंद्र बना दिया। 15वीं सदी में आप देखेंगे कि 15वीं सदी के अंतिम दशकों में खुरासान के शासक हुसैन मिर्जा या हुसैन बोगरा के संरक्षण में बिहजाद नामक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ। किसके, हुसैन मिर्जा या हुसैन बोगरा के संरक्षण में बिहजाद नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है। और यही बिहजाद ईरानी चित्र शैली का संस्थापक भी माना जाता है। आपसे पूछ ले ईरानी शैली का संस्थापक कौन था, तो ईरानी शैली का संस्थापक यही बिहजाद था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। हुसैन के मृत्यु के बाद बिहजाद फारस यानी ईरान के शाह इस्माइल के संरक्षण में चला गया, जहां पर उसने ईरानी शैली का खूब विकास किया। बाद में यही ईरानी शैली बाबर और हुमायूं के साथ उसके काल में भारत तक पहुंच जाती है। आगे देखेंगे कि यह जो मुगल शैली है यानी ईरानी शैली, यही बाबर के साथ भारत पहुंच जाती है। आगे देखेंगे कि बाबर और हुमायूं के साथ ये जो है बाबर तथा हुमायूं के काल में जो ईरानी चित्र शैली अपने मूल रूप में प्रचलित थी, वह अकबर के काल में एक नवीन कला शैली का रूप ले लेती है। वह एक नवीन कला शैली का रूप ले लेती है किसके समय में, अकबर के समय तक आते आते, जिसे मुगल चित्रकला शैली कहकर संबोधित किया जाता है। इसी को मुगल चित्र कला कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी कि अकबर कालीन तक आते आते, अकबर के टाइम तक, अकबर के समय तक आते आते यही जो ईरानी शैली थी यह पूर्णतः अब नया रूप लेकर आपके सामने उपस्थित, सबके सामने उपस्थित हुई, जिसे क्या कहकर संबोधित किया गया, मुगल चित्रकला शैली कहकर संबोधित किया गया। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब हम आज के लिए इतना ही। आगे कल हम देखेंगे हुमायूं। आगे
हुमायूं के बारे में देखेंगे और इसी क्रम में हम पढ़ते हुए जल्द से जल्द बहुत बेहतरीन तरीके से सारा का सारा कंटेंट आपके सामने उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।